हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मैथ्स का पार्ट नंबर 6, जिसमें हम सिर्फ दो टॉपिक को आज कवर करेंगे। आज हम मिक्स क्वेश्चन नहीं कराएंगे आपको, आज हम कराएंगे आपको लॉस एंड प्रॉफिट के और एवरेज के सवाल, क्योंकि लॉस ऑफ प्रॉफिट और एवरेज का जो टॉपिक है मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, इनका काफ़ी बड़ा दायरा रहता है एग्जाम्स के अंदर, ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। तो ऐसे हम टॉपिक वाइज आपको ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे, ताकि जब आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन कवर कर लेंगे उसके बाद फिर मिक्स क्वेश्चन की सीरीज हम तैयार करेंगे। क्योंकि ऐसा स्टूडेंट लोगों का भी कहना था कि सर आप टॉपिक वाइज थोड़ा क्वेश्चन कराइए, आप मिक्स क्वेश्चन आप बाद में कराइएगा जब पहले हमारी प्रैक्टिस करा दीजिए। तो मैंने वही सोचा है कि आज हमने जो लिया है लॉस प्रॉफिट और एवरेज का टाइप 1 ले रखा है। इसमें जो टाइप 1 के सवाल बनते हैं, इसमें जो ज़्यादातर एग्जाम पूछे जाते हैं, हम उन्हीं टाइप को कराएंगे। वैसे टाइप तो बहुत सारा लॉस प्रॉफिट है, कैसे 15-16 टाइप के क्वेश्चन होते हैं और एवरेज में भी कम से कम 5-6 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन हम उन टाइप्स को डिस्कशन करेंगे जो कि परीक्षा में 12 पूछे जाते हैं और जिनसे आज क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आज के टाइम में जो वक्त की मांग है, हम उसी के हिसाब से चलेंगे। ठीक है ना, हमें पुराने वक्त के हिसाब से नहीं चलना है, हमें आज के वक्त के हिसाब से चलना है। ठीक है ना, तो चलिए आज की वीडियो में शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी रेगुलर वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए करेगी, क्योंकि मेरे चैनल पर रेगुलर वीडियो अपलोड होती हैं। ठीक है ना, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरा टेलीग्राम चैनल याद से ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे जो वीडियो की पीडीएफ होती हैं, डेली जीके जैसे क्वेश्चन होते हैं, वो टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराए जाते हैं आपको। ठीक है ना, क्योंकि यूट्यूब पे इतना टाइम नहीं होता इस वजह से। और कल से हमने DFCCIL की डेडिकेट जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में जो वैकेंसी आई थी, टेक्निकल वैकेंसी मैनेजर की, एग्जीक्यूटिव की, जूनियर एग्जीक्यूटिव की, उसकी क्लास शुरू कर दी है। तो उसका जो क्लास टाइमिंग रहेगा रात के 8 बजे रहेगा और कल ऑलरेडी क्लास अपलोड हो चुकी है। वो कल इंट्रोडक्शन क्लास थी, आज से हमारी रेगुलर क्लास चलेगी GK GS का। ठीक है ना, जो नॉन टेक्निकल पार्ट है, और इन फ्यूचर हम उसके प्रीवियस पेपर भी कराएंगे। तो चलिए आज की वीडियो में शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और इन सवालों को मेरे साथ सॉल्व करिएगा और देखिएगा आप कितने सवालों को बना पा रहे हैं और कितने सवालों को नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, नोट्स बनाते चलिएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम लॉस प्रॉफिट का, ये वो सवाल है जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इस टाइप के सवाल। और इस टाइप के सवाल की जो लैंग्वेज होती है, बच्चा लैंग्वेज पढ़ के ही थोड़ा डर जाता है कि यार सॉल्व कैसे करूँ मैं। ठीक है ना, तो मैक्सिमम इन सवाल को छोड़ के आ जाते हैं, स्किप करके आ जाते हैं, लेकिन जिनकी तैयारी होती है वो कर लेते हैं। तो इसके ऊपर समझना पड़ेगा ये क्वेश्चन है किस टाइप का ये। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको क्वेश्चन आए लॉस प्रॉफिट का, उसमें क्या दिया हुआ हो कि बेचने वाला सवाल हो, जहाँ बेचने की बात खाली करी गई है। देखो यहाँ पे दो कोर्स से लागत मूल्य बेचता है, जहाँ खाली बेचने की बात करी गई है, खरीदने की बात कहीं से कहीं तक नहीं करी गई है, खाली सेलिंग प्राइस की बात करेगा आपसे। पहला कंडीशन इसमें क्या होगा, आपसे सिर्फ सेलिंग प्राइस की बात करेगा, यानी विक्रय मूल्य की बात करेगा। दूसरा कंडीशन क्या होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है इसमें जो चेंज होगा, जो वेरिएशन होगा वो सेम होगा। चेंज जो होगा वो सेम होगा। अब चेंज कहेंगे सर कौन सा चेंज, तो चेंज मैं बता रहा हूँ, रुकिए। तो पहला हमारा क्या था, सेलिंग प्राइस हमारा क्या होगा, सेम होगा। दूसरा चेंज हमारा क्या होगा, सेम होगा। ये दोनों कंडीशन में क्या होगा, सेम होगा हमारा ये चीज। अब सेलिंग प्राइस क्या है, जैसे यहाँ पे देखिए, एक व्यक्ति 2 कुर्सियाँ ₹120 प्रति कुर्सी की दर से बेचता है। बेचने की बात कर रहा है, खरीदने उड़ने की बात कहीं से कहती नहीं करेगी। नहीं, 120 रुपये में 2 कुर्सियाँ उन्हें बेची, नहीं, हर कुर्सी का दाम 120 रुपये है। एक कुर्सी का दाम, दूसरी कुर्सी का दाम। ठीक है, और चेंज देखिए यहाँ 25% का पहले प्रॉफिट हुआ उसको पहली कुर्सी पे, और दूसरी कुर्सी को 25% का क्या हुआ, लॉस हुआ। ये होगा चेंज, यानी 25% सेम है, यानी दर हमारी सेम है। एक बार उसको प्रॉफिट हुआ और एक बार उसको लॉस हुआ। तो जब भी आपको इस टाइप का सवाल आपको देखने को मिले एग्जाम में, तो आपको बस एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हानि होती है। क्योंकि आपको ऑप्शन में देगा, 4 ऑप्शन देगा, 2 ऑप्शन देगा कि वो लाभ वाले और 2 ऑप्शन आपको देगा वो हानि वाले। तो ऐसे में आपको हानि ही होनी है। तुक्का अगर मारोगे तो हानि वाले मानना, अगर नहीं आता है तो ये याद रखना है। दूसरा, इस सवाल को बनाया गया जाता है, सवाल के सिंपल तक फॉर्मूला है, मात्र सिंपल तक फॉर्मूला, x²/100। और हमेशा क्या होगा, सो लॉस ही होगा, प्रॉफिट की तो बात ही नहीं है। हमेशा इस सवाल में लॉस ही होगा आपको। एक्स से क्या है, यहाँ 25% जो दिखा रहा है ना, 25% लाभ, 25% हानि, इसमें कोई से भी एक 25 ले लीजिए आप, चाहे लाभ वाला ले लो चाहे हानि वाला ले लो। उसका स्क्वायर करेंगे और 100 से भाग कर देंगे, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। बस इतना आपको सवाल में याद रखना है। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट है सवाल का। अब सवाल को सॉल्व करते हैं। अब देखिए कितने जल्दी सवाल को आप कर पाएंगे। तो क्या चीज़ 2 मार्क में 2 बात रखनी है आपको, 2 बात याद ये रखनी है। पहला, सेलिंग प्राइस इक्वल होगा उसका, कॉस्ट प्राइस की कहीं से कहीं बात नहीं करेगी, क्योंकि चेंज जो होगा, जो एब्सोल्यूट चेंज होगा, ये हमारा सेम होगा। बस ये सवाल में याद रखना। उसका फॉर्मूला होता है x²/100। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें हमेशा हानि होगी, इसमें आपको हमेशा लॉस होगा। ऐसा जो व्यापार आप करेंगे हमेशा आपको लॉस ही होगा। आप करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक व्यक्ति 2 कुर्सियाँ ₹120 प्रति कुर्सी की दर से बेचता है। तदनुसार एक कुर्सी पर 25% का लाभ होता है
तथा दूसरी कुर्सी में 25% की हानि होती है, इस प्रकार उसके कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। तो उसमें हानि ही होगा, हमको लॉस ही होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। A person sell 2 chairs at the rate of 120 per chair. Accordingly, there is a profit of 25% on one chair and there is a 25% loss on the second chair. In this way, state his total profit oblique loss percentage. तो क्या होगा, हमको लॉस होगा, L होगा, ये लॉस क्या फॉर्मूला बताया मैंने, x² / 100। और आपको क्या याद रखना है, ये जो पहले की जो लाइन दी होगी ना, बेचा जाता है, ये सिर्फ आपको बुद्धू बनाने के लिए दे रहा है। इस लाइन का मतलब ही नहीं इस क्वेश्चन में, तो इस लाइन का उपयोग कहीं से हम करेंगे ही नहीं। हम सिर्फ ये देखना चेंज कितना हुआ है, हम परसेंटेज वैल्यू खाली पकड़ेंगे। 25%, 25%, कोई से 25% ले लो, लाभ वाला या हानि वाला। तो हम क्या करेंगे, 25 का स्क्वायर करेंगे अपॉन 100 करेंगे। अब 25 का सबको पता होगा 625 होता है, 625 बट्टे 100, 2 का पॉइंट लग जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6.25%। ये क्या होगा, लॉस हो गया, यानी इतने परसेंट का हमको हानि होगा इस व्यापार के अंदर। और जो ऑप्शन नंबर ए में हमको दिया हुआ भी है, देख कितना जल्दी आपका आंसर आ गया। और इसका एक मेथड और होता है जो आपको हमेशा कराते आया हूँ, ये तो वो था जो कॉन्सेप्ट वाला मेथड था। और इसका एक ही होता है, जब एक ही वस्तु पे एक बार, मतलब एक ही वस्तु पे 2 बार जब चीज़ें होती हैं, तो वहाँ हमेशा हम क्या लगाते, सक्सेसिव लगाते हैं। सक्सेसिव में क्या होता है, A + B + AB अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है। तो पहले में क्या होगा, 25% का लाभ हुआ तो प्लस होगा, दूसरे में हानि हुआ तो -25 होगा, फिर आपका क्या होगा, माइनस ही लेंगे हम, क्योंकि वहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस होगा 25/25 बट्टे 100। तो देखो ये प्लस का पॉजिटिव है, ये निगेटिव जैसे कट जाएगा, 25 का 625 हो जाएगा, -625 अपॉन 100, और कितना आएगा -626.25। माइनस हमारा इसका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अगर पॉजिटिव आंसर था तो हमारा प्रॉफिट होता, तो मैंने पहले कहा था इस टाइप के सवाल क्या होता, लॉस ही होता, तो -6.25% आपका आ गया। तब आप ऐसे कर लें चाहे आप वैसे कर लें, दोनों मेथड आपको मैंने बता दिया। सक्सेसिव से भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए 6.25%। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो दोबारा देख लेना, वीडियो को समझ लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के सवाल एग्जाम पूछे जाते हैं आजकल। तो आपको लैंग्वेज में फंसाया जाता है। देखिए इसमें 120 रुपये का कोई वो नहीं था, जैसे जो पहले दी थी, एक व्यक्ति 2 कुर्सी ₹120 प्रति कुर्सी की दर से बेचता है। इस लाइन का मतलब ही नहीं है, ये सिर्फ आपको बुद्धू बनाने के लिए उसने दिया है आपको, ताकि आप परेशान हो जाएंगे, यार ये सवाल ऐसे दे दिया मैं कैसे करूँ, आपको समझ भी नहीं आएगा सवाल की शुरुआत आप कैसे करेंगे। तो एग्जाम में बुद्धू बनाता है आपको एग्जाम के अंदर, तो आपको बुद्धू नहीं बनना है, आपको तो शार्प माइंड बनना है, आपको तो जॉब चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अब इसका क्वेश्चन तो आप खुद कर सकते हैं। अमन 99 रुपये की दर से 2 घड़ियाँ बेचता है, इस लाइन का मतलब ही नहीं है, हम भी पढ़ेंगे। तदनुसार एक घड़ी का 10% का लॉस हुआ और दूसरी पर 10% का हानि हुआ, तो वही है लॉस होगा, कितना होगा, हम 10 का स्क्वायर करेंगे, परसेंटेज पकड़ेंगे अपॉन 100। तो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 अपॉन 100, जब डिवाइड करें कितना आएगा 1%, यानी उसको 1% की हानि होगी इस व्यापार में। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1% का दिया, ऑप्शन नंबर डी में। चाहे आप सक्सेसिव भी कर सकते हैं, सक्सेसिव करके दिखा तो एक बार फिर आपको याद था कि 10 पहले प्रॉफिट हो तो प्लस में लिखेंगे, फिर माइनस 10 गुणा 10 बट्टे 100, तो वैसे ही कट जाएगा, 0 से कट जाएगा, तो क्या आएगा -1%। माइनस मारा, इसका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, हमको हानि हो रही है, माइनस का मतलब ही हो गया हानि में हम चले गए। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पे ये दूसरा टाइप आ गया लॉस प्रॉफिट का। तो 2 टाइप आज आपको मैं कराऊंगा, पहला टाइप वो हो गया, दूसरा टाइप, अभी ये सवाल तो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, और आप लोगों से जिनने एग्जाम दिए भी कॉम्पिटिशन एग्जाम, तो आपने देखे होंगे इस टाइप के सवाल एग्जाम बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और करंटली अभी रेलवे एग्जाम में इस टाइप के सवाल बहुत ही ज़्यादा पूछे गए, NTPC वगैरह एग्जाम में, SSC के एग्जाम में, ठीक है। और सवाल बहुत ईजी होते हैं, कुछ नहीं होता इन सवालों में। तो दूसरा टाइप क्या है, जब आपको क्या दिया होगा, जब आपको दिया होगा कि इतने का क्रय मूल्य इतने के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस बराबर है, लेकिन कहीं पे भी आपको दाम की बात कहीं नहीं करेगा, वो कहीं पे भी आपको वो क्या रुपये में बात नहीं करेगा, सिर्फ वस्तुओं में आपसे बात करेगा। रुपये की देखो कहीं चर्चा नहीं इसमें। जो 400 किताबों का क्रय मूल्य 320 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। यहाँ पे कहीं पे भी रुपए में चर्चा नहीं करी गई है आपसे कि मतलब हमने 400 किताबें इतने रुपये में खरीद के लाए, फिर हमने उतनी 320 किताबें हमने उतने रुपये बेच दी, तो हमको लाभ हानि कितना हुआ। तो इस टाइप के सवाल हम कैसे करते हैं, इस टाइप के सवाल हम ऐसे करते हैं। देखो तो पहले देखना है कितना हो रहा है, 400 किताबों का जो क्रय मूल्य है वो 320 किताबों विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इफ द परचेस प्राइस ऑफ 400 बुक्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 320 बुक्स, यानी जो CP है वो 400 है, यानी ये वस्तु है, पैसा नहीं है, और सेलिंग प्राइस कितना है 320। तो ये बड़ा समझदार व्यापारी है,
ये कुछ होते हैं ना व्यापारी बड़े समझदार होते हैं जो सिर्फ लाभ ही कमाते हैं, हानि तो उन्हें देखी नहीं, तो जिंदगी में उन्हें कसम खा रखी थी हमें हानि अपने व्यापार में कभी करना ही नहीं है, हमको लॉस करना ही नहीं है, हमको हमेशा प्रॉफिट ही कमाना है। अब देखिए कि जितने में 400 वस्तु खरीद के लाया उतने में इसने सिर्फ 320 ही वस्तुएं बेची, यानी इसने कहीं ना कहीं 80 वस्तु तो इसने बचा ली ना अपने पास में। 80 वस्तुओं का जो प्रॉफिट है तो इसे साफ साफ कमा लिया। कितने का प्रॉफिट कमाया इसने 80 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया है। तो लाभ हमको हो रहा है, यदि इस सवाल में हमको लाभ होगा तो पूछा लाभ या हानि पैसा, तो हमको यहाँ सवाल क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, हानि नहीं हो रही है, क्योंकि लाभ में हम जा रहे हैं। इस दुकानदार बड़ा समझदार है, 80 का लाभ हो रहा है। लेकिन अब हम कैलकुलेट किस पे करेंगे, तो अक्सर आपने पढ़ा होगा जो लाभ हानि हम कैलकुलेट करते हैं हमेशा सीपी पे करते हैं। ये आपको मैं भी कहता हूँ कि हमेशा जो लाभ हानि जो होता है हमेशा क्रय मूल्य पे ही होता है। लेकिन जब आपको इस टाइप का सवाल मिलेगा जहाँ रुपये की बात नहीं करी गई है, सिर्फ वस्तु की बात करी गई है, क्वांटिटी की बात करी गई है, तो आप हमेशा जो लाभ हानि है वो एसपी पे कैलकुलेट करेंगे। इस टाइप के सवाल में आप हमेशा एसपी पे कैलकुलेट करेंगे, सेलिंग प्राइस पे। बस आपको दिमाग में ये बात याद रखनी है, बस यहीं पे यही बात याद रखने वाली चीज़ है। और यहाँ बच्चे यही गलती करते हैं, वो कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट कर देते हैं और ऑप्शन वो देता भी है कॉस्ट प्राइस वाला। अब आंसर लगा के आते हैं, आपको लगता है मैंने सवाल सही कराया, जब आंसर क्या आती है देखते हैं अरे ये सवाल गलत हो गया मेरे से। तो यहाँ पे क्या रखना है, जब भी आपको इस टाइप का सवाल देखने को मिले तो आपको सेलिंग प्राइस नीचे रखना है, सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करना है। तो नीचे क्या आएगा 320। अब परसेंटेज के लिए तो 100 लगाते ही हैं, ये तो परम सत्य है। तो 0 से 0 कट जाएगा, 8 चौके 32 और 1 कट जाएगा 25 में। तो यानी उसको कितने परसेंट लाभ हो रहा है, 25% का लाभ उसको हो रहा है 25% का, जो कि ऑप्शन नंबर हमको बी में दिया हुआ है। समझ में आ गया? और नहीं आएगा तो अगला सवाल देखते हैं, उसमें समझ में आ जाएगा अच्छे से आपको। अगला सवाल है, आपसे पहले खुद बनाइए। 15 सेबों का क्रय मूल्य 25 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। If the purchase price of 15 apples is equal to the selling price of 25 apples, state the profit or loss percentage। देखते हैं, तो क्रय मूल्य 15 सेबों कितना दिया हुआ है हमको नहीं पता, 15 सेब है हमारे पास, हमको ये पता है सीपी में, और एसपी में क्या है 25 है, बराबर है, बराबर है, लेकिन रुपये की चर्चा कहीं नहीं गई है। तो ये दुकानदार थोड़ा बेवकूफ़ है, इसने हानि कर ली, यानी इसने 10 सेब तो अपने घर से ही दे दिया। अब आप खुद सोचिए, जितने में आप 15 सेब खरीद के लाए उतने में आपने 25 सेब बेचे, 10 सेब तो अपने घर से ही दे दिए ना आपने, यानी कहने का तो लॉस हो गया आपको। कितने का लॉस हुआ, 25 15 अंतर कितने हैं 10, 10 का आपको ऑलरेडी लॉस हो चुका है। किस पे कैलकुलेट करेंगे, एसपी पे करेंगे, ये याद रखना है, सीपी पे नहीं करेंगे। 25 इंटू 100, अब बताइए कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 25 चौका 100 और 4.40, 40% की हानि से निकल ली। ये दुकानदार थोड़ा बेवकूफ़ था। जो पिछला दुकानदार था वो बड़ा समझदार था, उसने तो भैया 80 रुपये जितने में 400 में लाया उतने में 320 उसने बेच, 80 उसने बचा लिया। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया 40%, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ये इसको हो गई हानि। समझ में आ गया? तो जब भी इस टाइप का सवाल मिले आपको क्या करना है, पहले इनका अंतर निकालना है, सिंपल सा एक, अगर इसका मैं सारांश बताऊँ आपको समरी, तो जब भी आपको मिले हमेशा पहले इनका डिफरेंस करो, डिफरेंस करने के बाद सेलिंग प्राइस को नीचे रखो, इंटू 100 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको ये याद रखना दिमाग में। अगला क्वेश्चन है, अब ये तीसरा टाइप का सवाल है लॉस एंड प्रॉफिट का, और इस टाइप का सवाल ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है आपका लॉस एंड प्रॉफिट। इस टाइप के सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, और इसमें बच्चे ये सवाल को छोड़ के ही आते हैं, बहुत कम इन सवालों कर पाते हैं, क्योंकि इसकी लैंग्वेज ही बड़ी खतरनाक है। अब आप खुद पढ़ के देखिए। ये अगला टाइप है, टाइप 3 है, ठीक है ना, लॉस एंड प्रॉफिट का। एक दुकानदार किसी वस्तु को 10 रुपये में 8 के दर से खरीदा है एवं रुपये 8 में 10 की दर से बेचता है, तो दुकानदार का लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। इफ ए शॉपकीपर हैज बॉट एन आइटम एट द रेट ऑफ 8 for Rs10 एंड सेल इट फॉर ₹8 for 10, व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज ऑफ द शॉपकीपर। अब आपको माथा पकड़ लेंगे आधे बच्चे, अरे यार इस सवाल ने क्या कह दिया, इतने में इतना लाया, इतने में इतना बेचा, कैसे करे इस सवाल को, कैसे शुरुआत कैसे करोगे सवाल की। आपको पहले तो ये समझना पड़ेगा आप शुरुआत कैसे करोगे सवाल की। तो उसके लिए हम हैं बताने के लिए। सर आपको नहीं पकड़ना है, आपको सीखना है, यहाँ आप सीखने के लिए आए मेरे पास। मैं सिखाऊंगा बिल्कुल शॉर्टकट मैटर आपको बता रहा हूँ इन सब सवालों का। अगर ट्रेडिशनल मैथड में जाओगे तो करते रह जाओगे, तब तो आपका एग्जाम हो गया। इस टाइप का सवाल बहुत ज़्यादा एग्जाम पूछा जाता है, और आपने प्रीवियस एग्जाम अगर दिए होंगे अच्छे लेवल के एग्जाम, तो उसमें आपको सवाल जरूर देखने को मिले भी होंगे, आप लोगों का एक्सपीरियंस भी रहा होगा इन सवालों पर। तो कैसे करेंगे, तो जब भी आपको इस टाइप सवाल मिले तो आपको घबराना नहीं है, बस ये एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, बस उसको याद करना है, बस उसको घोल के पी जाना है, जैसे दवाई पी जाती है ना ठीक होने के लिए, ऐसे उसको पी जाना। क्या करना है, पहला वस्तु, यानी जो पहला स्टेटमेंट है, जो पहली लाइन लिखी हुई है, पहले का वस्तु दूसरे का दाम,
दूसरे का मतलब तो दूसरा स्टेटमेंट जो दाम दिया हुआ है, माइनस दूसरे का वस्तु इनटू पहले का दाम। अब बट्टे जो आपने माइनस किया है वही नीचे लिखना है, यानी दूसरे वस्तु का दाम, दूसरा वस्तु पहले का दाम और परसेंटेज इंटू 100 कर देना है। इंटू 100 करेंगे परसेंटेज के लिए, और नीचे क्या लिखेंगे, जो माइनस में आपने लिखा है ये लाइन, यही नीचे बट्टे में आ जाएगी, यही लाइन नीचे बट्टे में आएगी। अब करके दिखाता हूँ तो समझ ज़्यादा आएगा। तो देखो पहले स्टेटमेंट क्या दिया है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 10 रुपये में 8 के दर से खरीदा है। तो पहले वस्तु कितनी, 8 वस्तु हैं, हम इसको पकड़ेंगे 8 गुणा दूसरे वस्तु का दाम। अब दूसरी स्टेटमेंट में क्या है, एवं रुपये 8 में 10 के 10 से बेचा, तो रुपये इसमें कितने 8 हैं, तो दूसरे वस्तु दाम हम लेंगे 8, माइनस फिर पहले का रुपया, दूसरे का वस्तु, जो घटाया है वही नीचे आएगा, इंटू 100। बस आपको ये याद रखना है, पहला वस्तु दूसरे का दाम माइनस दूसरा वस्तु पहले का दाम बट्टे जो घटाया है वो नीचे आ जाएगा, परसेंटेज इंटू 100 हम कर देंगे। बस आपको ये याद रखना था, आपका आंसर, अब आपका आंसर आ चुका है, सॉल्व कर लेना बस आपको उसको। तो ऊपर आएगा 8 8 64 और 10,100, तो 64 जाएगा तो जाएगा 36 बचेगा, 36 बचेगा ना, हाँ 36 बचेगा, ठीक है। माइनस का बट्टे नीचे ये, और ये 100 तो वही 100 कट जाएगा, तो कितना माइनस 36% आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो माइनस का मतलब क्या होगी, हानि हो रही है, इस व्यापार को 36% की हानि हुई है। इसलिए पूछा था कि लाभ या हानि बताएं, तो यहाँ हानि हो रहा है आपको, कितने का, 36% का, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। देख रहे जल्दी आपका आंसर आ गया, कुछ करना था, बस आपको फॉर्मूला याद रखना था बस, पहला वस्तु दूसरे का दाम, दूसरा वस्तु पहले का दाम, माइनस जो करा है वही नीचे आ जाएगा, इंटू 100, तो 10 से वैसे कट जाएगा, 64 में से और 100 में से 64 जाएगा, 36 जाएगा, 36% आपका आंसर हो गया। मजा आया? तो अगर मजा आ रहा है तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है ना, लाइक करने में कंजूसी करते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अब इसको आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, खुद ट्राई कीजिएगा, कैसे है करते हैं फटाफट। एक दुकानदार किसी वस्तु को रुपये 10 में 11 के दर से खरीदा है एवं रुपये 11 में 10 के दर से बेचता है, तो दुकानदार का लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। इफ़ ए शॉपकीपर हैज बॉट एन आइटम 11 रुपीज़ फॉर 11 एंड सेल्स इट एज 11 रुपीज़ फॉर 10, व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज ऑफ द शॉपकीपर। अब हम फटाफट करेंगे, हम सीख लिया हमने सवाल को, तो क्या देखना तुरंत हमको पहले स्टेटमेंट क्या देखना, पहला वस्तु, तो पहले वस्तु कितना 11, दूसरे का दाम, दूसरे में दाम कितना 11 ही, फिर माइनस दूसरे पहले का दाम, दूसरे का वस्तु कितना है, नहीं 11, पहले का वस्तु दूसरे का दाम और पहले का दूसरे का वस्तु पहले का दाम, तो 10 आएगा, जो घटाया है वही नीचे आ जाएगा, परसेंटेज 100 हो जाएगा, तो देखो 10,100 वैसे कट जाएगा, 11 का ये होता है 121 और 10,100 तो 21% आ जाएगा हमारा, 21% क्या रहा, प्लस में आ रहा तो क्या रहा है, लाभ हमको हो रहा है, तो राइट आंसर क्या होगा 21%, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमको दिया हुआ है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब हम करेंगे एवरेज, तो लॉस एंड प्रॉफिट में आज आपको 3 टाइप मैंने करवा दी। अब आपको आज क्या करना है ना, अगर मेरी बात मानोगे ना बड़े फायदे में रहोगे। आज आप ये वीडियो देखने के बाद इन्हीं 3 टाइप के सवालों को आप सॉल्व करिएगा। अगर बुक्स वगैरह है आपके पास, है बुक्स नहीं तो आपको गूगल वगैरह पे क्वेश्चन मिल जाएंगे आराम से। तो ये 3 टाइप के अब आप सवाल खुद से जब सॉल्व करेंगे ना तो आपको ज़्यादा समझ में अब आएगा। जहाँ नहीं समझ आया मेरी वीडियो देख लीजिएगा कि हाँ सर ने कैसे बताया था, उसके बाद आप खुद सॉल्व कीजिए। जब आप खुद से करेंगे ना तो खुद के अंदर जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा ना आपके अंदर, क्योंकि आपके अंदर खुद के अंदर क्या होना चाहिए, विश्वास, आत्मविश्वास पैदा होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। जिस दिन ये आत्मविश्वास पैदा आपके अंदर हो जाएगा तो आप कोई भी एग्जाम क्रैक करने से चुकेंगे नहीं, इतना मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले अपने मन से डर निकालना जरूरी होता है कि हम नहीं कर सकते, ये मन में इच्छा पैदा करो कि हम कर सकते हैं, पॉजिटिविटी लाओ अपने अंदर। और मैथ से डरने की जरूरत नहीं है, मैथ नंबरों खेले तो नंबरों से खेलने और क्या कुछ कर रहे हैं हम, नंबरों से खेलना है बस आपको। जैसे और गेम खेलते हो, पबजी खेलते हो ना, वैसे इसको भी खेलना सीख जाओगे। बस तक जैसे पबजी मन से सीखा है वैसे इसको भी मन से करना पड़ेगा आपको, तब हर चीज़ें मन और लगन लगानी पड़ती, तभी इंसान कोई चीज़ सीख पाता है याद करना। और जो एग्जाम निकालते हैं ना वो आप ही में से कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग देखो नहीं एग्जाम निकाल पाते, कुछ लोग देखो एग्जाम निकाल के जॉब में लग जाते हैं। फॉर्म 1 लाख लोग भरते हैं लेकिन जॉब जितनी होती है उतनी को जॉब मिलती है। क्यों मिलती है, वो स्पेशल होते हैं, स्पेशल नहीं होते हैं, वो आपके जैसे ही हैं लेकिन उन्होंने पढ़ाई स्पेशल करी होती है, इसलिए वो आपसे आगे निकल जाते हैं। और आप कहते नहीं है गधे और घोड़े की रेस होती है जो, तो घोड़ा बनो गधा मत बनो। तो चलिए अब एवरेज ऐसे करते हैं, एवरेज का ही करेंगे हम पहला सवाल, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है पहला। ये कितने एग्जामों में सेम टू सेम सवाल पूछा भी गया है, डिक्टो सवाल पूछा गया हर एग्जाम के अंदर, बहुत सारे एग्जामों में। तो इसमें क्या होता है, जब भी आपको इस टाइप का सवाल मिले आपको इस टाइप का सवाल करने कैसे, फटाफट कैसे करे जाएंगे मैं आपको वो सिखाऊंगा, क्योंकि आज मैं सबको सब शॉर्टकट बताऊंगा।
ट्रेडिशनल मेथड नहीं बताऊंगा। तो सवाल है, एवरेज का ये पहला टाइप है। 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसकी आयु 24 वर्ष है के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है। तो नए व्यक्ति की आयु बताओ। वाह रे वाह, क्या सवाल है। क्या हुआ, एक ग्रुप रहा होगा व्यक्तियों का, तो उसमें 8 व्यक्तियों की औसत 2 वर्ष बढ़ गई है। 2 वर्ष क्यों बढ़ी, हुआ क्या, एक घटना घट गई वहाँ पे। घटना क्या घटी को एक व्यक्ति उनमें से रहा होगा तो जिसकी औसत आयु 24 वर्ष थी, नहीं जिसकी आयु कितनी 24 साल थी, ये चला गया इस ग्रुप से, कह रहा है यार मैं तुम्हारे ग्रुप में रहूँगा, तुम्हारी संगति बेकार है, मैं तुम्हारी संगत छोड़ के जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ मज़ा नहीं आ रहा है। लेकिन हुआ क्या, इत्तेफाक से एक व्यक्ति और आ गया, इसने ज्वाइन कर लिया इस ग्रुप को, इसका मन होगा इस ग्रुप में आने का। पहले 8 ही व्यक्ति को इस ग्रुप में 8 ही रह सकते हैं, तो जैसे ही छोड़ के गया दूसरा बंदा तुरंत आ गया, जैसे नौकरी लेने जाते हैं तो जैसे ही छोड़ के वक्त दूसरा नौकरी मिल जाती है, तो वही हाल यहाँ भी रहा होगा। लेकिन दूसरा व्यक्ति आ गया, लेकिन हुआ क्या कि ये जब ये आया तो क्या वो औसत एवरेज 2 वर्ष बढ़ा है हमारा, यानी कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट हुआ, डिक्रीमेंट नहीं हुआ है। तो अब कैसे करेंगे सवाल को, कुछ नहीं करना है। तो 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ गई है, तो इनका योग कितना बढ़ा होगा, सबका 2-2 साल बढ़ा होगा, यानी कितना बढ़ा है, प्लस 16 साल। समझ में आई लाइन। 8 व्यक्तियों की औसत 2 वर्ष बढ़ जाती है, यानी इनका योग टोटल कितना बढ़ा, ये तो एवरेज 2 साल है ना, तो 8 व्यक्ति में 2 समय बटेगा, जब समय बटेगा कद्दू कटेगा, समय बटेगा, जब समय बटेगा तो समय बटा तो कितना हो गया, 16 साल हो गया। लेकिन हुआ क्या इत्तेफाक से यहाँ पे, जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका आयु 24 वर्ष है के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है, तो नए व्यक्ति की औसत आयु बताया। तो क्या हुआ, 24 साल वाला चला गया, इस चला गया ना, ये ग्रुप छोड़ा, ये माइनस हो गया, यानी इसको माइनस हम कर देंगे, -24। ये क्या हुआ था, ये चला गया, इसने ये ग्रुप छोड़ दिया। बस आपका आंसर आ गया। कहेंगे सर कैसे आंसर आया, देखिए जब भी आपको 2 चिन्ह देखने को मिले, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। तो ये माइनस क्यों करा, क्योंकि चला गया ग्रुप छोड़ के, प्लस 16 क्योंकि बढ़ा है, इसने कहा ना 2 वर्ष बढ़ जाती है, अगर घट जाती है तो हम माइनस में लिखते हैं इसको भी, तो प्लस 16 वर्ष हो गया टोटल इनका एवरेज। अब हुआ क्या, नए व्यक्ति की औसत आयु उसने पूछी थी, 24 वाला गया 16 साल बढ़ा दिया जो दूसरा व्यक्ति आया। तो जब भी आपको 2 चिन्ह देखने को मिले, 2 साइन देखने को मिले, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, अलग अलग है ना, तो हम इनको ऐड कर देंगे बस। अब इनको ऐड करेंगे कितना आएगा, तो 6 4 होता है 10 और 2 40 वर्ष आ गया, यानी 14 ईयर्स। यही आपका आंसर हो गया। यानी जो नया व्यक्ति उसकी जो औसत आयु है वो 40 साल है, जो कि ऑप्शन बी में दिख रहा है हमको साफ साफ। बताइए कैसा लगा, कितना जल्दी आपका सवाल हुआ। ये तो मैंने जब समझाया तो उतना लेट लगा, आप तो जब क्वेश्चन देखेंगे ना एग्जाम में तो फटाफट करना है आपको, तो वहाँ पे बस आंख में देखना है, आंखों में सवाल हो जाएगा, आंखों में सवाल लो, ठीक है। ज़्यादा 10 सेकंड का सवाल है ये, जब प्रैक्टिस कर लेंगे सवाल की। तो आपने देखा भी होगा इस टाइप का सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो अगला एक सवाल और करते हैं, आपकी प्रैक्टिस और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो नहीं, तो इस टाइप का सवाल एक ही है, तो एवरेज का ये एक ही टाइप का सवाल है, इस टाइप का सवाल आप और कर लीजिएगा, ठीक है ना। दूसरा टाइप हम देखते हैं क्या है। एक व्यक्ति 30 मिनट में 200 मीटर, 40 मिनट में 1500 मीटर तथा 10 मिनट में 500 मीटर चलता है, तदनुसार उसकी कुल यात्रा का औसत कितने मीटर प्रति मिनट होगा। ये मीटर प्रति मिनट, हाँ मीटर प्रति मिनट होगा, सही है। ए पर्सन वॉक्स 200 मीटर्स इन 30 मिनट्स, 1500 meters in 40 minutes and 500 meters in 10 minutes. Accordingly, the average of the same total journey will be how many meters per minute? तो हमको एवरेज निकालना है, औसत गति क्या निकालनी है, उसकी कुल यात्रा निकालनी है, नहीं औसत यात्रा हमको निकालनी है। तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सिंपल से बताया है मैंने आपको, तो सवाल मैंने कराया था। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो एवरेज कितना हो जाएगा। तो पहले में कितना गया है 2000 मीटर, दूसरे बारी में गया 1500 मीटर 1500, और तीसरी बार हो गया 500। और टोटल समय कितना लिया, तो पहले लिया 30 मिनट, फिर लिया 40 मिनट, फिर लिया 10 मिनट। अब इसको ऐड कीजिए कितना आ जाएगा, तो 1500 और 500 2000 ही है, और ऊपर आ जाएगा 4000। तो ऊपर तो आ जाएगा 4000 और नीचे आ जाएगा 40 30 70 और 80, तो 4000/80 आ जाएगा। तो एवरेज हो जाएगा, ऊपर आया 4000 मीटर, ये दूरी है, और 80 मिनट, ये मिनट है, तो काट मत देना, मिनट से मीटर रखो, ठीक है ना, वो ऊपर मीटर है। देखो 0 से 0 कट गया, 8 पंजे 40 और 1 0 और आ गया, यानी कितना एवरेज आ गया 50 मिनट मीटर पर मिनट। ये हमसे पूछा था मीटर पर मिनट, तो कितना 50 आ रहा, जो कि ऑप्शन नंबर दिया है हमको सी में दिया हुआ, देख लो आ गया आंसर। मजा आ गया। चलो अगला सवाल करते हैं अब। ये
इसको स्ट्रा बना के वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन लगातार पिछले 4-5 सालों से कंटिन्यू एग्जाम में पूछा जा रहा है। खासकर एसएससी में देखा ये क्वेश्चन तो बहुत रिपीट हुआ है ये सवाल ये, ठीक है ना। और ये एमटेस पेपर में ही रिपीट हुआ है जो 10th लेवल पे एग्जाम होता है, क्योंकि जो आपका एनएमडीसी वो भी 10th लेवल पे ही है, और एनएमडीसी भी 10th लेवल एग्जाम है, और एसएससी एमटेस भी 10th लेवल पे ही होता है। तो उसमें सवाल काफ़ी बार रिपीट हुआ है सवाल, मैंने देखा है मैंने, इसलिए आज इसको लेके आया हूँ मैं। और इस टाइप के सवाल बच्चे कर नहीं पाते हैं। तो क्या है, पहले सवाल हम पढ़ते भी समझाते हैं आपको। सवाल पढ़ें पहले। एक कक्षा के परीक्षा में लड़कियों के औसत प्राप्तांक 73 थे और लड़कों के औसत प्राप्तांक 71 थे। यदि पूरी कक्षा के औसत प्राप्तांक 71.8 थे तो कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत कितना था? द एवरेज स्कोर फॉर गर्ल्स इन ए क्लास एग्जाम वाज 73 एंड द एवरेज स्कोर फॉर बॉयज वाज 71. इफ द एवरेज स्कोर फॉर द होल क्लास वाज 71.8, सो व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन द क्लास? बच्चे कहेंगे अरे सवाल पूछ के लिए कैसे करें, समझ भी नहीं आएगा उनको, हम करें कैसे। तो देखिए, जब भी आपको कोई क्लास दे रखी है उसमें लड़का लड़कियाँ उनका टोटल दे रखा है, जो 3 चीज़ आपको दे रखी है उनका एक कंक्लूजन दे रखा है, तो हमें हमेशा मिक्सर एलिगेशन लगता है। ये मैंने को पढ़ा रखा है मैंने, तो हम करते हैं मिक्सर एलिगेशन। ये सवाल मिक्सर एलिगेशन से बहुत ईजिली होगा, देखना आप। तो क्या है, पहले गर्ल्स हैं तो यहाँ जी से दिखा देंगे, फिर क्या है बॉयज़ है, बॉयज़ से दिखा देंगे। तो थोड़ा सा और इधर लिखता हूँ। तो पहले क्या है गर्ल्स, नीचे क्या है बॉय। तो गर्ल कितनी है, इसको कितने मिले 73 नंबर मिले हैं, बॉयज़ को मिले हैं 71 नंबर, और ओवरऑल कितने हैं इनके बीच का जो नंबर है 71.8 है। क्या करेंगे, इधर से इसको हटाएंगे, इधर से इसको हटाएंगे, तो कटाएंगे कितना आएगा, 73 में से 71.8 जाएगा, कितना बचेगा, ये हो गया 1.2, और यहाँ घटाएंगे कितना बचेगा 0.8, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 3 12। रेशो जो इनका आएगा गर्ल्स और बॉयज़ का वो 2:3 आ गया, 4 दूनी 8 4 3 12, सही है। ये क्या है, ये संख्या का रेशो आया है, यानी उस विद्यालय में क्या होगा 2:3 में लड़का लड़कियां हैं, ठीक है, समझ गए। 2:3 का समझते हैं, जैसे अगर 50 स्टूडेंट है उस स्कूल में तो 30 लड़के होंगे और 20 लड़कियां होंगी। सवाल का मतलब ये है, ठीक है ना। तो ये रेशो हमको पता लगे, हमारा सवाल अब सॉल्व हो चुका है, अब कुछ नहीं करना है। देखो गर्ल्स और बॉयज़ का रेशो आ गया हमारे पास, गर्ल्स हैं 2 रेशो में और बॉयज़ 3 रेशो में। हमसे पूछा गया गर्ल्स कितने परसेंट हैं, तो गर्ल्स कितने परसेंट, आप देखिए 2% है ना, कितने में, टोटल में कितने हैं 5 है, परसेंट इन 100, अब काट दो उसको, 5 दूनी 10 और 20 दूना 40। तो यानी उस स्कूल में 40% लड़कियां थीं उस कक्षा में। तो राइट आंसर हो गया हमारा 40%, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, इसको याद रखिए। और इस टाइप के सवाल बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। तो ये एक टाइप है, भले नंबर बदल देगा, लेकिन आपको बस तरीका रखना है इस एग्जाम को सॉल्व करने का। और इस सवाल को सॉल्व का सबसे अच्छा तरीका क्या है, मिक्सचर और एलिगेशन, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है अगला भी एवरेज का। एक पति तथा पत्नी की 4 वर्ष पूर्व उनकी शादी के समय औसत आयु 27 वर्ष थी। वाह जी वाह। अब क्या हुआ, अब पति पत्नी तथा एक पैदा हुए बच्चे की औसत 21 वर्ष है। बच्चे की वर्तमान आयु बताएं। द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ 4 years ago एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज वाज 27 years. नाउ द एवरेज एज ऑफ ए हस्बैंड वाइफ एंड ए बोर्न चाइल्ड इज 21 years. इंडिकेट द करंट एज ऑफ द चाइल्ड। क्या बात है, तो जाहिर सी बात है शादी का बच्चा होगा ही होगा। जब बच्चा होगा तो एवरेज आयु भी कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा। तो करते हैं सॉल्व, कैसे करना है फटाफट, कैसे सॉल्व आप करेंगे। इस टाइप सवाल बहुत पूछ जाते हैं, कैसे करेंगे फटाफट एग्जाम में। तो क्या है, देखो 27 वर्ष थी, लेकिन इस शादी के समय थी ना 27 वर्ष, 4 वर्ष पहले थी। अगर हम वर्तमान में आएंगे तो 4 साल ऐड हो जाएगा ना इसमें। तो वर्तमान उनकी एज कितनी होगी 31, 27 4 31, किसकी होगी। अब ये मत कहना बीबी की भी 31 साल हो गई है, नहीं तो डंडा बड़ा मारेगी तुमको, कहेगी अच्छा मैं भी 31 साल की हो गई हूँ क्या। वैसे भी औरतें उम्र बहुत छुपाती हैं अपना, तुम क्या बंद बोल देना ना, डंडा बड़ा मारेंगे, खाना भी नहीं देंगे बना के तुमको। तो ये किसकी है, ये पति पत्नी की है, ये दोनों की है औसत आयु। तो कितनी की है, दोनों की है, तो इनका एवरेज कितना होगा 31.2, इनका योग हो जाएगा। अब क्या हुआ, अब अगली लाइन में पकड़ेंगे। अब 31 कैसे समझा दिया मैंने, ये प्रेजेंट एज है इनकी, ये प्रेजेंट एवरेज है इनका। क्यों 4 साल पहले इसने कहा था हम 4, अगर हमको आज में आना है तो 4 साल हमको सफर करना पड़ेगा ना। तो 27 4 31 हो गया, 31 फिर इनका प्रेजेंट एज का हमने वो निकाल दिया, योग निकाल दिया, 31 गुणा 2 हो गया, ठीक है ना। ये पति पत्नी का हो गया। लेकिन अब तीसरी लाइन में, दूसरी लाइन में क्या करें, बच्चा भी अब हो गया। अब क्या हो रहा है कि अब पति पत्नी तथा एक पैदा हुए बच्चे को औसत 21 वर्ष है, 21 वर्ष है। कितनों की है, 3 लोग की है ना, बीबी की, हस्बैंड की, उसके बच्चे की। तो हो गया सवाल हमारा सॉल्व। तो 21 से कितना होता है 63, 31 दूने कितना होता है 62। अगर ये मियाँ बीबी की, ये देखो ये हस्बैंड और वाइफ की एज थी,
ये तीनों की एज है। अगर हस्बैंड वाइफ की एज हम निकाल देंगे, एवरेज निकाल देंगे, तो हमें बच्चे की आयु हमको पता लग जाएगी, जाहिर सी बात है। तो ये किसका है? ये तीनों का है, ये खाली मियाँ बीवी का। तो मियाँ बीवी घटा दे तो बच्चा हमको मिल जाएगा। तो 63 बार जाएगा 1 वर्ष आ जाएगा, यानी 1 ईयर। तो यानी बच्चे की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है? 1 साल है। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1 साल। तो फ्रेंड्स, आज का हम सेशन यहीं हम समाप्त करते हैं। टॉप 10 क्वेश्चन आज आपको कराए हैं और इतने बेहतरीन सवाल है ना ये। अगर 10 क्वेश्चन आपने सीख ली ना मन से और इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर ली, तो सही कह रहा हूँ, एग्जाम में आप मुझे याद रखोगे, हाँ सर ने हमको पढ़ाया था, और जो क्वेश्चन आपको सामने आएगा। और नहीं पढ़ोगे तब भी मुझे याद रखोगे कि हाँ सर ने पढ़ाया था और हमसे कहा था पढ़ लेना, समझ लेना, लेकिन हम समझे नहीं और आज हम पछता रहे हैं, क्वेश्चन सामने हमारा आ गया इस टाइप का सवाल। भले नंबर बदल देगा लेकिन लैंग्वेज यही रहेगी, सवाल का टाइप यही रहेगा, तो बहुत पछताएंगे। दोनों काम आपके साथ होगा, आप दोनों बारी मुझे याद रखोगे। अगर आएगा तब भी याद रखोगे हाँ सर ने हमको पढ़ाया था, और तब भी याद रखोगे जब क्वेश्चन आएगा और आप नहीं कर पाओगे तब भी आप याद रखोगे हाँ सर ने हमसे कहा था पढ़ लेना, लेकिन हमने नहीं पढ़ा, हम तो पबजी खेल रहे थे मजे से, आईपीएल देख रहे थे। तो आईपीएल देखो, वो तो खिलाड़ी सक्सेस है लाइफ में, वो तो पैसा छाप रहे हैं, वो तो करोड़ों रुपये में खेल रहे हैं। और तुम भी अपनी औकात इतनी बना लो कि तुम भी करोड़ों में खेलो, तब तो मानूंगा तुमको मैं, ठीक है ना। करोड़ों में तुम लाखों में खेल लो, बहुत बड़ी बात है। लाखों में खेल सकते हो, पॉसिबिलिटी सबके लिए, लेकिन वो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो आज के सेशन को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करके जाइएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम है चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। दूसरा, मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। वीडियो की पीडीएफ में आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।